अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है? खैरियत है स्टूडेंट्स। जैसे आप जानते हैं कि हमने 10th मैथ न्यू बुक को सॉल्व करना स्टार्ट किया हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 2 चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम पहुंच चुके हैं यूनिट नंबर 3 पे। उसकी एक्सरसाइज 3.1 सॉल्व करने जा रहे हैं। स्टूडेंट मैं आपको साथ ये भी बता दूं कि ये वाला चैप्टर जो है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स, ये जो पहली ओल्ड बुक थी 9th की, ये उसका चैप्टर है। ये एज इट इज़ पूरे का पूरा चैप्टर उन्होंने उठा के अब ये 10th के अंदर शामिल कर दिया। बहुत ही ज़्यादा आसान है। अब इसको मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा। आपके सामने मैंने एक क्वेश्चन लिखा है, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ मैट्रिसेस। अगर कोई चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, जैसे मैंने आपको पढ़ाया था सबसे पहले, आप ज़रा अपने रिकॉल करें कि फर्स्ट चैप्टर जो था वो किसके बारे में था? कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में। मैंने वो जो स्टार्ट वाला लेक्चर था उसके अंदर मैंने सारा डिटेल से बताया कि कॉम्प्लेक्स नंबर बने कैसे, इनकी आखिर ज़रूरत क्या पड़ी, किसकी वजह से हम कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ रहे हैं। तो आपको वो यूनिट समझना सारा आसान हो गया। इसी तरह मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में सारा बताया कि ये क्या होती हैं, किस टाइप की होती हैं, क्या इनका यूज़ है, किस वजह से हम पढ़ते हैं, फिर आगे उनको पढ़ना ज़्यादा आसान हो गया। इसी तरह से मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स के बारे में सबसे पहले हमें ये सोचना है कि आखिर ये क्या चीज़ें हैं, इनका यूज़ क्या है, ताकि हमें समझ तो आए, हमें पता तो चले कि हम पढ़ क्यों रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा टीचिंग मेथड अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब भी चैनल को कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। अजीज़ मैथ पॉइंट को आपने भूलना नहीं है। बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो आपको हर आने वाली नई वीडियो मिलती रहेगी। और इसके साथ साथ अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी करें, ताकि नॉलेज शेयर करने से आपके नॉलेज में भी इजाफा हो। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ मैट्रिसेस। मैट्रिसेस का क्या यूज़ है स्टूडेंट? जैसे आपको मैं थोड़ा सा रिकॉल करवाऊँ, आपके सामने एक इक्वेशन मैं लिखता हूँ, लीनियर इक्वेशन। ज़रा आपने ना अपने माइंड को ओपन रखें, चीज़ों को समझने की कोशिश करें, ताकि आपको इसका यूज़ भी, इस चैप्टर की नोयत भी, ये सारी चीज़ें आपको पता चल जाए। स्टूडेंट आपने क्या पढ़ा? लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन क्या होता है? ax प्लस बी इज इक्वल टू 0। इसमें वेरिएबल एक होता है। इस इक्वेशन में से आप जो है वो x की वैल्यू बड़ी इजी तरीके से निकाल सकते हैं। क्या बन सकती? x इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए। ये इधर प्लस में माइनस में हो जाएगा, ये इधर मल्टीप्लिकेशन में इधर में डिवाइड हो जाएगा। x की वैल्यू आ गई आपके पास। ये एक इक्वेशन है। अब यहाँ पे मैं एक ऐसी इक्वेशन लिख दूँ, वो जो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। इसमें वेरिएबल कितने हो गए? 2। अब ये 2 वेरिएबल वाली इक्वेशन को सॉल्व करना ज़रा मुश्किल काम है। अब इसी तरह मैं लिखता हूँ सी एक्स प्लस डी वाई प्लस यहाँ पे कोई भी वेरिएबल m लिख देते हैं इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है, 2 इक्वेशन है। अब इन दोनों इक्वेशन में से x और y की वैल्यू निकालने के लिए मैंने अभी तक जो मेथड पढ़े हैं वो कौन सा? पहला मेथड मैंने पढ़ा है एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड। इसमें मैं क्या करता हूँ, किसी एक वेरिएबल के जो कोफिशिएंट है उनको बराबर कर देता हूँ और उसको कैंसिल करके दूसरे की वैल्यू निकाल देता हूँ, फिर उसको पहले में पुट कर देता हूँ। तो इस मेथड का नाम क्या होता है? एलिमिनेशन। और दूसरा मेथड मैंने पढ़ा है सब्स्टिट्यूशन। इसके बाद मैंने तीसरे नंबर पर पढ़ा है ग्राफिकल मेथड। अब मैंने ये 3 मेथड पढ़ लिए। ये 3 मेथड जो हैं वो 2 इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए हैं। ठीक है, 2 इक्वेशन अगर मेरे पास हों तो मैं इन तीनों मेथड से बड़ी आसानी से मैं वैल्यूज़ निकाल सकता हूँ। अब मेरे पास अगर सपोज कर लो एल एक्स प्लस के वाई प्लस पी इज इक्वल टू 0, 3 इक्वेशन हो जाए।
अब 3 इक्वेशन है, 3 इक्वेशन को मैं कैसे सॉल्व करूँगा? मेरा ना तो एलिमिनेशन मेथड काम आएगा, ना सब्स्टिट्यूशन मेथड काम आएगा, थोड़ा बहुत तो ग्राफिकल मेथड काम आएगा, लेकिन ये टफ हो जाएगा, इसमें से समझ नहीं आने के कैसे काम करें। तो अब ये सारे मेथड फेल, ये नहीं काम आ रहे। अब इनमें से x और y की वैल्यू निकालने के लिए मेरे पास जो मेथड काम आएगा वो है जी मैट्रिसेस का। अब आपको समझ आ गया होगा कि हम करने क्या वाले हैं, कि हमने कोई नया काम नहीं किया, जस्ट ये जो लीनियर इक्वेशन होती हैं इनमें जो वेरिएबल गिवन होती हैं, जितनी बड़ी इक्वेशन होती चली जाएगी उसको सॉल्व करना उतना मुश्किल होता है। तो इसके लिए हमारे पास एक टूल है, उस टूल का नाम क्या है? मैट्रिसेस। कि इक्वेशन जितनी ज़्यादा बड़ी हो जाए, जितने ज़्यादा वेरिएबल्स हो जाएं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम मैट्रिसेस से इनको बड़ी आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। तो इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। एक तो ये इसका यूज़ समझ आ गया जी कि हमने बड़ी इक्वेशंस जिसमें ज़्यादा वेरिएबल्स होते हैं और वो नंबर ऑफ इक्वेशन ज़्यादा होती हैं उनको सॉल्व कैसे करना है। अब रही बात दूसरा कि इसका आम लाइफ में यूज़ क्या है। आपने स्टूडेंट वेक्टर के बारे में पढ़ा हुआ है। वेक्टर क्या होते हैं? किसी भी क्वाड्रेंट में किसी पॉइंट को लेना एक वेक्टर है। अब आपने पढ़ा हुआ है 3D शेप्स, 3D या 3D मूवीज के बारे में पढ़ा हुआ है। अब 3D मूवीज में होता क्या है? एक क्वाड्रेंट x और एक क्वाड्रेंट y और एक क्वाड्रेंट z, 3 क्वाड्रेंट होते हैं। 3 क्वाड्रेंट को मिला के जब कोई एक पॉइंट बनता है, अब देखें यहाँ पे x y, अब यहाँ पे एक और क्वाड्रेंट लेता हूँ जिसका नाम मैं ले लेता हूँ z। अब तीनों क्वाड्रेंट को मिला के एक जो पॉइंट बनेगा वो 3D पॉइंट होगा। अब ज़्यादा सारे, काफ़ी ज़्यादा सारे पिक्सल का आपको पता होगा, व्हाट इज़ अ पिक्सल। आप वीडियो देखते हैं, अब आपको पता होता है कि ये इतने पिक्सल की वीडियो, जितने ज़्यादा पिक्सल होंगे उतनी वीडियो की क्वालिटी क्या होती है जी? अच्छी होती है। अब आपको पता है कि ये जो 3D वीडियो होती है वो सबसे ज़्यादा अच्छी देखी जाती है। ऐसे ही ना 2D मूवी में कार्टून जो है वो अच्छे ही नहीं लगते हैं, तो 3D में अच्छे लगते हैं। अब 3D पॉइंट्स का मतलब समझ लें इसमें 3 वेरिएबल है, x, y और z। अब 3 वेरिएबल्स की मदद से हमने एक डायग्राम बनानी है या एक शेप बनानी है, एक फिगर बनानी, जो मर्जी कह लें। अब जितने ज़्यादा पॉइंट्स होंगे उतने ज़्यादा पिक्सल होंगे, उन सब को इवेल्युएट करना, पॉइंट आउट करना, सब को अरेंज करना वो मैट्रिसेस में होता है। तो इसका मतलब क्या? ग्राफिक डिज़ाइनिंग में या मूवी मेकिंग में या 3D एनिमेशन में जो सबसे ज़्यादा यूज़ है वो किसका है? मैट्रिसेस का। उसकी वजह क्या है कि 3 वेरिएबल, जैसे यहाँ पे मैंने आपको बताया ना कि 2 वेरिएबल हो जाएं और 2 इक्वेशन हो जाएं, हम इन मेथड से कर सकते हैं। 3 वेरिएबल हो जाएं, 3 इक्वेशन हो जाए, 4 हो जाए, 5 हो जाए, तो हम इन मेथड से तो कर नहीं सकते। तो उसके लिए हमें चाहिए मैट्रिसेस। तो मैट्रिसेस को सॉल्व करना अब इसलिए ज़्यादा अहम हो गया कि हम इससे कोई शेप बना सकते हैं, कोई कोई उसमें कोई डायग्राम बना सकते हैं, कोई एनिमेशन कर सकते हैं। बात समझ आ गई? तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। किस वजह से? मैं समराइज करने लगा हूँ। ये इम्पोर्टेंट है किस वजह से? कि ये लीनियर इक्वेशन ऐसी जो बड़ी साइज़ की होती हैं, जिसमें ज़्यादा वेरिएबल्स होते हैं, उनको सॉल्व करके देती है। और वो इक्वेशन कहाँ पे यूज़ होती हैं? पिक्सल्स में, एनिमेशन में। मैंने एक यूज़ बताया है जो आपको समझ आ जाए, बाकी इसके बेशुमार यूजेस हैं जो अभी आपको मैं नहीं बताने वाला, क्योंकि जो आपका लेवल है मैं आपके लेवल तक ही रह रहा हूँ। तो आपको मेरे ख्याल में मैट्रिसेस अब अच्छे लगने लग गए होंगे कि इनका रोल क्या है। अब आपको मैं आगे बढ़ाता हूँ एक्सरसाइज 3.1। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज को। क्वेश्चन नंबर 1, उसके अंदर वो ये बोलता है कि रोज एंड कॉलम को फाइंड करें, ABCDE ये गिवन है। अब देखें, कोई नया टूल होता है ना तो उसको पहले सीखना पड़ता है, उसके अंदर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बतानी पड़ती, जैसे लॉगरिथम एक टूल है, आपको पता है, वो भी सिंपलीफिकेशन के लिए एक टूल है। तो उसके लिए भी पहले उसके लॉस को समझा हमने, उसकी प्रॉपर्टीज़ को समझा, वगैरह वगैरह। इसी तरह
अब मैट्रिसेस एक नया टूल है। अब आपको पता चल गया ये किस लिए एक नया टूल है, क्या काम करता है, वो मैंने आपको बता दिया। अब इसके अंदर कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे ये लेंथ है, ये रोज़ हैं। अब ये रोज़ कितनी बन गई 2, ऊपर से नीचे कॉलम होते हैं, तो कॉलम कितने बन गए 2। अब कितनी रोज़ हैं 3, कॉलम ऊपर से नीचे होते हैं, कितने कॉलम 1, रोज़ कितनी 1, कॉलम कितने 1 2 3, 3 कॉलम, रोज़ कितनी 1 2 3, 3 रोज़ और 1 2 3, 3 कॉलम। इसी तरह से नंबर ऑफ़ रोज़ इसमें कितनी आएंगी 2 और नंबर ऑफ़ कॉलम कितने आएंगे जी 3। तो रोज़ और कॉलम का आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास फाइंड आर्डर। आर्डर को हम साइज भी बोलते हैं। इसको करना कैसे है ये मैं भी आपको बता देता हूँ कि नंबर ऑफ रोज बाय नंबर ऑफ कॉलम, ये कोई मुश्किल बात नहीं है। हम इसको कैसे करेंगे, नंबर ऑफ रोज रो कितनी है 2 बाय लिखेंगे नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं 1। तो ये इसका क्या आ गया जी आर्डर, ठीक है जी। तो अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 बाय 1। अब इसका मतलब ये नहीं है 2 1 2, ये इसका मतलब नहीं है, ऐसे नहीं करना। जस्ट इसको नंबर ऑफ रोज नंबर बाय नंबर ऑफ 1 करना है, ठीक है जी। अब इसमें नंबर ऑफ रो कितनी है 1 बाय नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं 2, और ये कितना हो गया 2 बाय 2, ये कितना हो गया 2 बाय 3 कॉलम 3, और ये कितना हो गया 3 बाय 2, और ये कितना हो गया 1 बाय 1। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ये सिर्फ़ और सिर्फ ये इसकी बेसिक जो चीज़ें हैं वो समझाने के लिए पहले हमने कॉलम और रोज़ को देखा, अब उसको ऑर्डर देख लिया, ठीक है जी। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर हमने देखना है कि कौन से मैट्रिसेस इसमें इक्वल हैं, कौन से इक्वल नहीं हैं। तो इक्वल किसे कहते हैं, जिसका ऑर्डर भी सेम हो और जिनकी करस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी सेम हो। अभी आपको मैं समझाता हूँ कैसे करते हैं। इसको तो सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत नहीं है, ये सिंप्लीफाई होगा। अब देखें 3 2 6, ये बन जाएगा जी 6, 2 में से 1 गए 1, 2 2 4, और ये बन जाएगा जी 2, 4 + 4 8, और ये बन जाएगा जी 3। अब इसको सिंप्लीफाई करके हमने रख लिया। अब ये भी सिंप्लीफाई होगा, तो ये हो गया 5 + 4 9, और ये हो गया -7। अब ये भी सिंप्लीफाई हो गया 3 - 3 0 और 3, और 3 + 1 4, और ये 1, ठीक है जी। अब इनको मैंने सिंप्लीफाई करके रख लिया। अब यहाँ पे देखें A 0 3 4 1, 0 3 4 1, A और F आर इक्वल। अब यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ A = F। यहाँ पे देखें B 9 और -7, 9 और -7, B = D। अब यहाँ पे ये देखें 6 1 4 2 8 3, 6 1 4 2 8 3, C = E। अब क्या हमें समझ आया, जिस मैट्रिक्स का ऑर्डर भी सेम हो और उनकी करस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी सेम हो, वो हमारे पास क्या होता है इक्वल मैट्रिक्स होता है। अब ये तो समझने के लिए थे, ठीक है जी। अब मुझे एक चीज़ का एहसास हो रहा है कि आपको कुछ मैं डेफिनेशन भी समझाऊं। अब डेफिनेशन के लिए एक मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, उसके अंदर सारी डिटेल डेफिनेशन बताऊंगा, उसमें मैट्रिक्स की भी डेफिनेशन बताऊंगा। अब आप करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 देख लें, आपके पास है। इसमें ABCD की वैल्यू फाइंड करनी है। पहले जो 9th की बुक थी उसके अंदर भी ये एज इट इज़ यही मेरा ख्याल है क्वेश्चन आता था, और ये अक्सर 2 मार्क्स का शॉर्ट क्वेश्चन इसमें से वो पिक कर लेता था एग्जामिनर। अब यहाँ पे उसने 4 5 6 7 ये क्वेश्चन दे दिए, इसमें डिफरेंट वैल्यूज़ उसने निकालनी है। मेथड सब में एक हैं, ये क्वेश्चन समझ लें। अब यहाँ पे देखें A + 2 की जो करस्पॉन्डिंग एंट्री है वो उसकी ये प्लेस बनती, इसकी ये बनती, इसकी ये बनती, और इसकी ये। हमने क्या देखा, 2 मैट्रिक्स हैं वो इक्वल हैं, तो उनकी करस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ को भी मैं
इक्वल कंसीडर करूँगा तो मैं यहाँ लिखूँगा a + 2 = 5, इसको इक्वेशन बना लेता हूँ 1, c - 3 = 8, इसको मैं इक्वेशन 2 बना लेता हूँ, b - 1 = 6, इसको इक्वेशन 3 बना लेता हूँ, d + 4 = 4, इसको इक्वेशन में बना लेता हूँ 4। अब इनको मैं सॉल्व करता हूँ और इनके अंदर से मैं a b c d की वैल्यू निकाल लेता हूँ। देखो यहाँ पे इसको मैं आगे सॉल्व करता हूँ, ये बन जाएगा a = 5 - 2 विच इज़ इक्वल टू 3, तो a किसके इक्वल बन गया जी 3 के। इसी तरह से इसको देख लेते हैं, ये बन जाएगा c = 8 + 3, तो ये बन गया 11। अब c = कितना बन गया जी 11। अब इसी तरह से इसको देख लेते हैं, b = 6 + 1, ये इधर माइनस है, इधर जाके क्या हो गया प्लस, तो ये क्या बन गया 7, तो b = क्या बन गया 7। इसी तरह से d = 4 - 4, तो ये क्या बन गया जी 0, तो d की वैल्यू कितनी आ गई 0। बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं थी। इसी तरह क्वेश्चन नंबर अब करते हैं जी 5। क्वेश्चन नंबर 5 में वो ये कहता है 2x + 1 और यहाँ पे 4 है, 7 यहाँ पे 5 है, विच इज़ इक्वल टू 9, 4, 7 एंड y। तो इसके अंदर फाइंड x एंड y, x और y हमने फाइंड करना है। अब देखो ये इसकी जगह पे ये इक्वल, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल और ये वाला इसके इक्वल, तो हम लिखेंगे 2x + 1 = 9, तो 2x = 9 - 1, 2x = 8, x = 8/2, x = 4, तो x = क्या होना चाहिए यहाँ पे 4। अच्छा जी, अब यहाँ पे लिखना है 4 = 4, इसको मैं 1 कहता हूँ और इसको मैं क्या कहता हूँ 2, 7 = 7, इसको मैं क्या कहता हूँ 3, तो 5 = y। अब ये y की वैल्यू आ गई, इसको मैं क्या कहता हूँ 4, ठीक है जी। तो x की भी वैल्यू आ गई हमारे पास, y की भी हमारे पास वैल्यू आ गई। तो ये मैंने जैसे आपको बताया, इसमें से बहुत ज़्यादा चांस है ये वाले जो क्वेश्चन इसमें 2 मार्क्स का शॉर्ट क्वेश्चन आने के। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास a + b, ये 10 के इक्वल हो जाएगा, 2d - 1 ये 5 के इक्वल हो जाएगा, 4c के इक्वल हो जाएगा, 3b + 2 11 के इक्वल हो जाएगा। तो अभी स्टार्ट करते हैं। a + b = 10, इसको मैं 1 कह देता हूँ, 2d - 1 = 5, इसको मैं कहता हूँ 2। अब ये जो हो जाएगा 2d = 5 + 1, 2d = 6, d = 6/2, d = 3। अब ये मैंने d की वैल्यू फाइंड कर ली। अब इसी तरह से यहाँ पे मैं कर लेता हूँ 3b, ये b है सॉरी, 3b + 2 = 11, 3b इसको मैं क्या कहता हूँ 3 नंबर वाला, ठीक है जी, हमारा 3 नंबर वाला। 3b = 11 - 2, 3b = 9, b = 9/3, b = 3 3 = 9, तो ये b आ गया। अब ये जो b की वैल्यू है ये मैं 1 में पुट कर देता हूँ, तो मेरे पास a की भी वैल्यू आ जाएगी, तो मैं लिखूँगा पुट b = 3 in 1 में पुट करते हैं, तो ये आ जाएगा b + 3 = 10, a = 10 - 3, a = 7। अब मेरे पास a की वैल्यू भी आ गई। अब मेरे पास एक वैल्यू रह गई, तो वो क्या है 4 = c, इसको मैं ये कह देता हूँ इक्वेशन 4 है, तो इसमें सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, ये c की एज इट इज़ वैल्यू है, तो इसको भी मैं
रेक्टेंगल में डाल देता हूँ। अब यहाँ पे देखें ए की, बी, सी और ये डी सब की वैल्यू मेरे पास आ गई। लास्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 में हम देखते हैं क्या है। वो कहता है P प्लस Q, यहाँ पे है जी 5, यहाँ पे 11, P माइनस 2Q विच इज इक्वल टू 6, 5, 11 और 0। अब इसमें P और Q की वैल्यू फाइंड करनी। यहाँ पे देखें 5 5 के इक्वल, 11 11 के इक्वल, ये वाला इसके इक्वल और ये वाला इसके इक्वल। तो मैं लिखूँगा P प्लस Q इज इक्वल टू 6, इसको मैं 1 बोलता हूँ। अब P माइनस 2Q इज इक्वल टू 0, इसको मैं 2 बोलता हूँ। मैंने ये काम क्यों किया, इसको अभी मुझे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये वैसे ही एक दूसरे के इक्वल हैं। P और Q इनकी वैल्यू चाहिए, इसलिए मैंने ये दो इक्वेशंस बना ली। ठीक है, अब देखें मैंने जैसे आपको बताया हुआ कि कितने मेथड होते हैं। एलिमिनेशन होता है, सब्स्टिट्यूशन होता है, ग्राफिकल होता है। तो एलिमिनेशन मुझे सबसे ज़्यादा इजी लगता है। आप एलिमिनेशन से कर लिया करें। देखो कोफिशिएंट इक्वल करते हैं, P के कोफिशिएंट इक्वल है। इन दोनों इक्वेशन को जब मैं सब्ट्रैक्ट कर लूँगा, एक दूसरे से माइनस कर लूँगा, तो मेरे पास Q की वैल्यू आ जाएगी। उस Q की वैल्यू को फिर मैं किसी एक इक्वेशन में डाल दूँगा। तो करते हैं, मैं लिखूँगा सब्ट्रैक्ट सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 1 में से 2 को माइनस करें। तो मैं लिखूँगा P प्लस Q इज इक्वल टू 6, P माइनस 2Q इज इक्वल टू 0। अब माइनस करनी है तो साइन हो जाएंगे चेंज, इसके साइन की तो ज़रूरत ही नहीं है। ये 2 प्लस 1 3Q बन गया इज इक्वल टू 6, Q इज इक्वल टू 6/3, Q इज इक्वल टू 2। Q इज इक्वल टू कितना बन गया जी, 2 बन गया। अब ये Q मेरे पास जो 2 आया है, मैं किसी भी इक्वेशन में इनपुट करूँगा तो मेरे पास P की वैल्यू आ जाएगी। पुट Q इज इक्वल टू 2 इन 1 में पुट कर देते हैं। तो मैं लिखूँगा P प्लस 2 इज इक्वल टू 6, P इज इक्वल टू 6 माइनस 2, P इज इक्वल टू 4। तो मेरे पास P की वैल्यू भी आ गई, Q की वैल्यू 2 आ गई, P की वैल्यू 4 आ गई। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरा टीचिंग मेथड अच्छा लगा होगा। ये एक्सरसाइज भी आपको बड़ी इजी महसूस हुई होगी, आपने इसका ओवरव्यू भी अच्छी तरह से समझ लिया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।